एक समय राजनीति का सबसे जबरदस्त स्टार्टअप माने जाने वाली और आंदोलन से उपजी आम आदमी पार्टी दिल्ली में करारी हार के बाद वजूद के संकट से लड़ रही। उनके पुराने सहयोगी, चाहे वो प्रशांत भूषण हो या फिर कुमार विश्वास, सभी आम आदमी पार्टी के अंत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। पंजाब का घर बचेगा या नहीं, उस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में आखिर अरविंद केजरीवाल अब कैसे वापसी करें? क्या है आपका भविष्य? इन्हीं सवालों का चर्चा जानने की कोशिश करेंगे अपने इस खास आवाज अड्डा के शो में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे खास मेहमान। उनसे आपका परिचय कराऊं, इससे पहले देखिए रिपोर्ट। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली में आपकी हार को केजरीवाल एंड कंपनी के घमंड पर करारा प्रहार बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जनादेश ने केजरीवाल का अहंकार मटिया मेट कर दिया, आम आदमी पार्टी के शीश महल को चकनाचूर कर दिया। कट्टर ईमानदार होने का दम भरने वाले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज जैसे दिग्गजों का दांव भी नहीं चला। अब केजरीवाल के पुराने साथी भी कहने लगे हैं कि ये केजरीवाल क्रांति के अंत का पहला चैप्टर है। जो आम आदमी पार्टी में लोग बच गए थे सत्ता के लोभ में, लालच में, पदों के लिए, उस पैसे के चक्कर में, वे सब भी अब वापस जाएंगे, लौटेंगे, कुछ अपने व्यवसायों में लौटेंगे, कुछ पार्टियों में चले जाएंगे और पतन यहाँ से प्रारंभ हुआ है उन लोगों का। मेरे लिए कोई प्रसन्नता का और दुख का विषय नहीं है, मैं बीच में खड़ा हूँ। प्रसन्नता इस बात की है कि करोड़ों लोगों ने आशा लगाई थी, करोड़ों लोगों ने, लोग अपनी नौकरियाँ छोड़ के आए थे, व्यवसाय छोड़ के आए थे, दुश्मनियाँ ली थी लोगों ने। उन सब की हत्या एक आत्ममुग्ध आदमी ने, एक चरित्रहीन आदमी ने अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए की। उसको दंड मिला, ईश्वरीय विधान से दंड मिला। प्रसन्नता इस बात की भी है कि न्याय हुआ। जब आपने अपनी राजनीति का आदि और अंत केवल चुनाव बना दिया हो, तो ऐसे में यह हार सिर्फ चुनावी हार नहीं, इससे कहीं ज्यादा है। यह आम आदमी पार्टी के भविष्य पर एक सवालिया निशान खड़ी करती है। गुजरात में सफलता मिल नहीं सकती, हरियाणा में ब्रेक थ्रू मिला नहीं है, अब ले दे के सहारा सिर्फ पंजाब का होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हरा के बीजेपी संतुष्ट नहीं हो, अब वो पार्टी तोड़ने की कोशिश करेगी, उसके लिए हर जायज नाजायज तरीके का इस्तेमाल करेगी। दिल्ली हाथ से जाने के बाद केजरीवाल के लिए पंजाब का घर संभालने की टेंशन भी बढ़ गई है। आप कह रही है कि पंजाब में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कांग्रेस पंजाब में केजरीवाल को टेंशन देने की पूरी तैयारी में है। अब उनके एमएलए मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं मैं नहीं जानता हूं, मुझे नहीं लगता कि कोई टूट होने वाली या नहीं। लेकिन एक बात तय है, जिस दिल्ली मॉडल पे, जिस भ्रष्टाचार मुक्त कराने वाली पार्टी और जिस अच्छे काम करने वाली पार्टी को संभवतः चुना था पंजाब ने, वो जान गई है इस पार्टी का चरित्र और चेहरा क्या है। जो इनका हश्र दिल्ली में हुआ है, 2.5-3 साल बाद जब पंजाब में चुनाव होंगे, वहीं आम आदमी पार्टी का पंजाब में होने वाला है। वैसे दिल्ली में बीजेपी और आप के बीच वोट प्रतिशत में सिर्फ 2% का अंतर है। आपको 43.57% वोट और 22 सीटें मिली हैं, तो बीजेपी को 45.56% वोट और 48 सीटें। इसलिए पार्टी नेताओं को भरोसा है कि आप दोबारा और मजबूत होकर उभरेगी। हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। भविष्य कोई नहीं जानता, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी सवालों से घिर गई है। कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास और युवाओं का आम आदमी पार्टी से मोह भंग हो चुका है। 2011 के एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली आम आदमी पार्टी पर मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा भरोसा था। यहां तक कि 2014 की मोदी लहर भी केजरीवाल को डिगा नहीं पाई। मगर करप्शन के खिलाफ क्रूसेडर बने केजरीवाल और उनकी पार्टी आज भ्रष्टाचार के आरोपों में दागदार हो चुकी है। फ्री बिजली, पानी, पढ़ाई और दवाई का केजरीवाल मॉडल अब रेवड़ियों की होड़ बनकर रह गया है। इसलिए आज ये सवाल लाजिमी है कि दिल्ली मॉडल की नाकामी के बाद अरविंद केजरीवाल कौन सा नया मॉडल लाएंगे और बदले सियासी समीकरणों में आपका क्या होगा।
इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज अपने आवाज अड्डा के इस एपिसोड में। और हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा, सत्य हिंदी के फाउंडर और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी कुछ देर में जुड़ेंगे, जो कि कुछ वर्ष पहले तक अरविंद केजरीवाल के साथ भी रहे हैं आम आदमी पार्टी में। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, राजनीतिक विश्लेषक मिहिर मिश्रा और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में और आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शुरुआत, हालांकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं ऋतुराज जी, लेकिन उनके पास नहीं जाऊंगा। मैं शुरू में जाऊंगा आपको, आशुतोष अगर जुड़ गए हैं तो आशुतोष जी के पास जाना चाहूँगा। आशुतोष जी, मुझे ये बताइए कि आखिर दिल्ली में हार के बाद ये क्यों इस सवाल उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व संकट में है। अरे भाई, 62 सीट से घट करके 22 सीट तो लेके आई है, 53% वोट बैंक से घट के 43% वोट बैंक अभी भी है। तो आखिर ये सवाल क्यों उठ रहा है, कितना जायज है सवाल उठाना? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस सवाल में कोई बहुत ज्यादा दम है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी भी दिल्ली के अंदर 43.56% की पार्टी है। 22 विधायक उनके साथ है। एमसीडी में भी उनकी सरकार है, इसलिए दिल्ली में उनको राइट ऑफ करना ठीक बात नहीं होगी। इसके साथ साथ पंजाब में उनकी सरकार है, जहां 92 विधायक उनके साथ है। इसके अलावा गुजरात में उनके साथ विधायक हैं, 12% के आसपास उनका वोट बैंक है, वोट शेयर है। गोवा में उनके पास 2 विधायक है और वहां भी उनका करीब 7% के आसपास वोट शेयर है। तो इसलिए क्योंकि वो दिल्ली के अंदर चुनाव हार गए हैं, इसलिए उनको राइट ऑफ करना ठीक बात नहीं होगी। और मुझे लगता है कि ये एनालिसिस ठीक नहीं, बट जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो आम आदमी पार्टी की प्रतिद्वंदी पार्टियां, वो तो जरूर इस ओर इशारा करने की कोशिश करेंगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये बात थोड़ी जातीय आम आदमी पार्टी के साथ कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। थोड़ी जाति कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप भी यही मान रहे हैं कि जाति हो रही है, क्योंकि अभी भी तो है, सीटें हैं, वोट बैंक है। लक्ष्मण जी, देखिए, ज्यादती करने का अगर किसी ने राजनीति में एक सूत्री कार्यक्रम चलाया तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल, जिनके लिए मैं कहता हूं कि अगर पॉलिटिक्स का कोई अगर चलता फिरता पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अब जाहिर है, ये तो हम भी मान रहे हैं कि भाई अभी भी 43% से अधिक मत है। अभी भी पंजाब में उनके पास 92 विधायक हैं, अभी भी गुजरात में उनके पास 4 विधायक हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम कैसे देखें, एक जो ढलान पर जा रहा हो उसको देखें, या जो एक चढ़ाई की तरफ चढ़ रहा हो उसको देखें। हम जिस अरविंद केजरीवाल को अभी तक देखते रहे हैं वो चढ़ता हुआ अरविंद केजरीवाल, नंबर से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की साख शून्य हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल अब उधारी की साख पर जिंदा है। अरविंद केजरीवाल अब सिर्फ भ्रम रह गए, और वो भ्रम ऐसा है कि वो हारे, ठीक है, उनके शिक्षा मॉडल वाले मंत्री जी हार गए, स्वास्थ्य मॉडल वाले मंत्री जी हार गए, गत्ते के ईवीएम के जरिए ईवीएम हैक करने वाले सौरभ भारद्वाज हार गए, तो बचा क्या है? और फिर मैं कह रहा हूं, राजनीति में कोई भी जिंदा हो सकता है, कोई भी आगे आ सकता है। अब ऐसा हम थोड़ी नहीं कहें कि कम्युनिस्ट पार्टी मर गई है, ऐसा नहीं। उनकी भी देखिए केरल में सरकार है, ऐसा नहीं है, कई जगह वो जीत जाते हैं, विधायक वगैरह जीत जाते हैं। लेकिन स्थिति यह है कि पोलित ब्यूरो के सदस्यों को राज्यसभा भेजना है तो कैसे भेजेंगे, इसका जुगाड़ नहीं मिल पाता है। और मुझे भी इसका जुगाड़ नहीं दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल कहां से राज्यसभा जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में तो कोई विधान परिषद होता नहीं, होता भी तो जो सत्ताधारी पार्टी होती उसका प्रभाव होता, वोटिंग वाले में होता, चाहे तो अपर हाउस तो यहां है नहीं। फिर अब जो राज्यसभा के सांसद है 2028 तक सब बुक है, पंजाब की सीटें, क्या उनको किसी को डिस्टर्ब कर पाएंगे? प्रयास तो पहले दिन किया उन्होंने। और ताकत किसी नेता की कैसे होती है कि क्या भगवंत मान, क्या 8 के 8 राज्यसभा सांसद, किसी एक ने आगे बढ़कर कहा कि अरविंद जी हमारे बड़े महान नेता हैं, इनके बिना तो देश की राजनीति चलेगी नहीं, इसलिए हम इनको चाहते हैं कि अपर हाउस में जाएं। ऐसे देखिए ना लक्ष्मण जी, ये फिनोमिना खत्म हो चुका है। नई तरह से एक बात जो आपने कही, हर्ष, एक बात जो आपने कही, इसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि जो आपने कहा कि केजरीवाल का शाख शून्य हो चुका है। चूंकि इस बात को मैं इसीलिए पकड़ रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी के चेहरा थे, और जब से हम लोगों ने इस पार्टी को देखा है तो एक नंबर 2 की हमेशा से कमी खली है। संगठन अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमता रहा। वही अरविंद केजरीवाल जो सादगी, वही अरविंद केजरीवाल जो ईमानदारी के एक प्रतिबिंब माने जाते थे। इन दोनों को गहरा चोट लगा है, इसलिए सवाल उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल अपने कुनबा को कैसे बचा पाएंगे, पार्टी को कैसे बचा पाएंगे। ऋतुराज जी।
हेलो। जी ऋतुराज जी बताइए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोई खिलाड़ी अगर एक मैच में खराब परफॉर्म किया है तो इसका मतलब वो खराब खिलाड़ी है, ऐसा नहीं होता है। राजनीति में उतार चढ़ाव होता है। अरविंद केजरीवाल जी अभी भी बहुत पॉपुलर है। 43.67% वोट शेयर आया है, 2% का मात्र अंतर है, लेकिन जब आप सीटों में देखेंगे तो उसका अंतर ज्यादा है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल वो पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को बनाया। 10 साल के अंदर में ये पार्टी आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है, और जाहिर सी बात है दिल्ली के अंदर में भाजपा जीती है, 27 साल के बाद जीती है, उनको बधाई। वो सरकार में सरकार चलाएं, जो जनता से वादा किया है उसको पूरा करें। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को, अरविंद केजरीवाल जी को, पूरी पार्टी को डिस्टर्ब करने के लिए पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कर सकती थी, जितने षड्यंत्र कर सकती थी, जो कुछ भी कर सकती थी उन्होंने खूब किया। लेकिन मैं आज आपको बहुत दावे के साथ एक बात कह सकता हूं कि पूरी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ी है, मजबूती से खड़ी है। हम दिल्ली में एक अच्छे विपक्ष, मजबूत विपक्ष का मॉडल पेश करेंगे। विपक्ष को किस रूप से काम करना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, यह भी बताने का काम करेंगे। दिल्ली का गवर्नेंस मॉडल की चर्चा आज इतनी है कि हमारी विपक्षी पार्टी, जहां आम आदमी पार्टी नहीं भी है, वो हमारे मॉडल को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर हो गए। और रही बात पंजाब की, तो पंजाब में पार्टी बहुत मजबूत है, सरकार बहुत मजबूत है, लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ में लोगों ने चुना है, अच्छा काम कर रही है भगवंत मान जी के नेतृत्व में, और जितने वादे पूरे कर सकते हैं किया है। जो बचे हुए हैं वो भी आपको दिखेगा, आने वाले समय में बाकी वादे भी पूरा करेंगे। और बहुत मजबूती के साथ अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, फ्री बसेस, ये जो ऐसा मॉडल इन्होंने पेश किया, एकमात्र सरकार है, नीति आयोग ऋतुराज कहती है, जी, जिसकी शिक्षा व्यवस्था सबसे अच्छी है, स्कूल सबसे अच्छे हैं। ऋतुराज जी, मैं तो आपने हमें जो किसी से बातें सर्टिफिकेट कही की वो जरूरत बातें नहीं है। मैंने अपने शो में शुरू में ही मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी के पास अभी भी वोट बैंक है, आम आदमी पार्टी के पास अभी भी सीटें हैं, इसलिए अस्तित्व के संकट की बात क्यों उठती है। लेकिन जो मैंने आपसे पूछा, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा सटीक जवाब दें कि जिस शख्स के इर्द गिर्द पूरी पार्टी घूमती रही वो शख्स हार जाता है, और वो भी अपने ही विधानसभा क्षेत्र चुनाव हार जाता है। वो शख्स जो ईमानदार छवि और सादगी की पहचान था, उसकी छवि को धक्का लगता है, और जनता भी इस धक्के को स्वीकार कर रही है, जो कि चुनाव नतीजे में दिखा। इसी वजह से सारे सवाल उठ रहे हैं। इसको कैसे रिगेन करेंगे आप? मैं आपसे एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जीवन में उतार चढ़ाव आता है। इतने इतने सालों से आप देखिए, लगातार झूठे केस रच करके, प्रपंच रच करके, कीचड़ उछालने का काम किया, किस तरीके से प्रोपेगेंडा किया गया, उसका असर दिखना स्वाभाविक है। लेकिन आप एक चीज समझिए, वो अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल जी को कोई हल्के में नहीं लेता है। अरविंद केजरीवाल जी वो शख्स हैं जो मजबूती से खड़े होंगे और पूरी पार्टी के साथ खड़े होंगे, और आपको आने वाले समय में इसका जवाब अपने आप मिल जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को राइट ऑफ करने की कोशिश मत करिएगा। हमारे विधायक बिकाऊ नहीं है, हमारे पार्टी के लोग बिकते नहीं है, हमारे लोग दल बदलू नहीं है, हमारे लोग कहीं जाते नहीं है। एक भावना है, अरविंद केजरीवाल जी एक विचारधारा है, विश्वास है, उम्मीद है, उसके साथ पूरी पार्टी खड़ी है। कौन सी विचारधारा? आने वाले समय में आपको दिखेगा। अभय दुबे साहब, आपने सुना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का, उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी को आप राइट ऑफ करने की कोशिश मत करिए, वो एक विचारधारा है और वापस से आएंगे वो। आप कितने सहमत थे इससे, और इसकी संभावना कितनी दिख रही है आपको? देखिए, जब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए संकट का जिक्र होता है तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को कहने का मतलब यह है कि संकट आज और अभी क्षण में मौजूद है। अभी तो जैसा आपने बताया कि उनके पास पर्याप्त सामग्री है विपक्ष की राजनीति करने के लिए, और वापसी करने के लिए भी उनके पास जनाधार भी है, सीटें भी हैं, और दिल्ली के बाहर भी उनके पास शक्तियां हैं। तो वो तो मुझे नहीं लगता कि बात यह कही जा रही है कि वो आज के क्षण में उनको दिक्कत है। बात यह कही जा रही है कि उनको भविष्य में दिक्कत होगी, और वो भविष्य बहुत दूर का भविष्य नहीं है, वो बहुत नजदीक का भविष्य है। नजदीक का मैं आपको दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उनके एक वक्तव्य की याद दिलाता हूं, जो वक्तव्य उन्होंने अभी 1-2 दिन पहले ही दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें जो जीरो मिला है वो जीरो पिछली बार मिले हुए जीरो से अलग तरह का जीरो है।
फिर जब उनसे पूछा गया कि भाई ये जीरो पिछली बार की जीरो से अलग क्यों है, तो उन्होंने बताया कि इस जीरो में ये संभावना है कि आम आदमी पार्टी चूंकि सत्ता से बाहर चली गई है, इसलिए वो दिल्ली में दलितों और मुसलमानों के वोट उसकी तरफ वापस नहीं जाएंगे। फिर हमारे जीरो में संभावना है कि दलितों और मुसलमानों के वोट जो हैं वो हमारे पास आ सकते हैं बड़े पैमाने पर, अगर हम उनके साथ में जम के काम करें, उनके साथ संपर्क में रहें। तो वो ये बात कह रहे हैं। अब ये एक समझने वाली बात है। दो बातें हुई इसमें। पहली बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की ताकत जो है वो दिल्ली के गरीब आदमियों के वोटों में है, जो दलित हैं, मुसलमान हैं और दूसरे गरीब तबके हैं। और चूंकि वो सरकार में नहीं है, इसलिए उनको वो सब्सिडी नहीं दे सकती, उनको वो रियायतें नहीं दे सकती। जिन स्कीमों की वजह से वो उनके साथ थे, अब उन स्कीमों को लागू करने का श्रेय अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को नहीं मिल सकता। तो मुझे लगता है कि उनके जनाधार को कांग्रेस जो छीन लेना चाहती है, या उसके जनाधार के बिखरने का संकट ही वो संकट है जो कि इन लोगों को दिक्कत पहुंचा सकता है। यही चुनौती है अरविंद केजरीवाल के सामने और आम आदमी पार्टी के सामने। वो अगर इस चुनौती से निपट लेंगे, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट आपने उठाया। बहुत ही बड़ा पॉइंट उठाया आपने मिहिर मिश्रा जी, कि जो जनाधार खिसकना शुरू हुआ है, जिस कांग्रेस के जनाधार को अपने में मिला करके सत्ता पर काबिज हुई थी अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, वो जनाधार खिसकना शुरू हुआ है, जो कांग्रेस के वोट परसेंटेज में साफ तौर से दिखने लगा है। अब कांग्रेस उसको गेन करना चाहेगी, और ऊपर से भाजपा कितनी आक्रामक, आपने सुन ही लिया, जीत के बाद प्रधानमंत्री का भाषण से साफ समझ में आ गया है। ऐसे में ये कितना बड़ा चैलेंज होगा आम आदमी पार्टी के लिए कि अपने जनाधार को वापस अपने पास मिलाए। एक सेटबैक तो आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित रूप से है, लेकिन कई बार कहते हैं ना कि आपदा में अवसर, हालांकि आपदा का प्रयोग पीएम मोदी ने अलग संदर्भ में किया था, पर ये मैं कहूंगा निश्चित रूप से आपदा में अवसर आम आदमी पार्टी के लिए सिल्वर लाइनिंग है। आप पूछिए कैसे? इसका जवाब ये है कि आम आदमी पार्टी इसके बारे में कहा तो कोर वोटर नहीं है, ये पेंडुलम वोट के सहारे थे। इस चुनाव ने साबित कर दिया कि आम आदमी पार्टी का अपना एक कोर वोटर, एक बेनिफिशियरी वर्ग तैयार हो चुका है जो 40% से ऊपर है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। क्योंकि अब तक तो ये था कि भाई लोकसभा में दिल्ली अलग तरीके से वोट करती है, विधानसभा में अलग तरीके से करती है। 2 बार लैंडस्लाइड विक्ट्री आम आदमी पार्टी की हुई 2015-2020 में। 2025 का चुनाव कई मिथकों को तोड़ने के लिए एक अपने आप में आने वाले सालों में से पॉलिटिकल इसमें पढ़ाया जाएगा, मुझे लगता है। वजह यह है कि 12-13 साल पुरानी पार्टी है। 12-13 साल पार्टी के हिसाब से अगर देखें तो शासनावस्था इनका है। अब उस हिसाब से जो इनका परफॉर्मेंस रहा और जो इनका बेसिक मुद्दा था वो क्या था? दिल्ली के अंदर बिजली था, पानी था, स्वास्थ्य सेवा था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 दिन पहले CSDS ने एक सर्वे करवाया और तमाम अखबारों ने, इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी, उसमें 85%, 80%, 60% ये लोग इन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी के साथ खड़े दिखे। हालांकि कई सारे मुद्दे जो एंटी गए। अब करप्शन को एक रिपोर्ट आई, उस करप्शन की रिपोर्ट में सीएस ने इंगित किया कि भारत में करप्शन बढ़ा है। तो ये दरअसल एक वॉर था, और ये वॉर था वॉर ऑफ परसेप्शन के वॉर को जो भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी के दूसरे जो राइवल्स हैं कांग्रेस ने खड़ा किया, उसके काउंटर में उस परसेप्शन में, नैरेटिव में थोड़ी सी आम आदमी पार्टी की तरफ से चूक हुई कि उसको बिल्ड नहीं कर पाए। दूसरा एक फैक्टर ये भी मानना चाहिए कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी इस देश के अंदर फैक्टर तो है। हालांकि कई राज्य, जहां पर एक मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लें, वहां वजह यह थी कि जो महिला सम्मान वाली राशि की उन्हें 2-3 किस्तें दे दी थी, यहां एक अनाउंसमेंट था। लेकिन दूसरी बात, आम आदमी पार्टी इस चुनाव में, पूरा जो चुनाव लड़ा गया वो सिर्फ एक चेहरे के इर्द गिर्द लड़ा गया, वो अरविंद केजरीवाल के चेहरे के इर्द गिर्द लड़ा गया। जो आम आदमी पार्टी ने अनाउंस किया उसी को कमोबेश भारतीय जनता पार्टी ने फॉलो किया, उसी को कांग्रेस ने फॉलो किया। अब ये अग्नि परीक्षा आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की है। 8 मार्च तक कैसे सम्मान राशि देंगे? दिल्ली पे ऑलरेडी तमाम राज्यों के, देश के राज्यों की तरह कर्ज का बोझ एक लदा हुआ है। बजट के प्रोविजंस कहां से होंगे? फ्री सिलेंडर कितना पहुंचा पाएंगे? सब्सिडी वाले 500 के सिलेंडर कितना पहुंचा पाएंगे? जो कल्याणकारी योजनाएं हैं 300 यूनिट क्या बिजली दे पाएंगे?
मेहर जी इसको मैं अलग तरीके से देख रहा हूं। जो आप बात कर रहे हैं उसी फैक्ट को मैं लेकर के जाऊंगा आशुतोष जी के पास। आशुतोष जी जो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कोर वोटर जो थे वो अभी हैं और पता चल गया ये इसको कोर वोटर है क्योंकि इनको बेनिफिट मिलता था, लेकिन समस्या ये है कि वो बेनिफिट अब तो भाजपा भी करे हम बेनिफिट देंगे, ऊपर से एडिशनल बेनिफिट देंगे। तो जब एडिशनल बेनिफिट 5 साल तक मिलता रहेगा तो जो लोग सिर्फ इसलिए वोट कर रहे थे कि हमें बेनिफिट मिल रहा था मुफ्त बिजली मुफ्त पानी का, वो तो भाजपा दे ही रही है जी, ऊपर से हमें और अतिरिक्त बेनिफिट दे रही है। केंद्र में सरकार है तो हम उधर क्यों वापस जाएंगे, हम जहां हैं उधर ही चलेंगे और लोग घुसकना शुरू कर देंगे। एक तो बात रही ये। दूसरी बात जो ये कह रहे थे कि पूरी भाजपा केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमती रही पूरा चुनाव प्रचार, लेकिन केजरीवाल ने नंबर 2 भी तो खड़ा नहीं करने दिया। ये दो चुनौती तो है ही आशुतोष जी। देखिए, जो बात अभी हमारे साथी ने कही उससे थोड़ा बहुत तो मैं सहमत हूं, लेकिन पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं। उसके कारण बड़े स्पष्ट है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म करती रही है। 1.5 साल के अंदर उसको 29.5% वोट मिला था 2013 में, जबकि किसी ने नहीं सोचा था कांग्रेस जैसी पार्टी खत्म हो गई। उसके बाद 2015 में 54% वोट मिला, 2020 में 53.4% वोट मिला और 2025 में करीब 43.56% वोट मिला। ये सारा वोट इसलिए मिल रहा था क्योंकि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता भारतीय आम आदमी पार्टी को पुल करती थी। और जब आप इसी डेटा को अगर आप एमसीडी के चुनाव में अगर आप देखेंगे या लोकसभा के चुनाव में देखेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट होता है कि चूंकि वहां अरविंद केजरीवाल कोई मुद्दा नहीं थे, इसलिए एमसीडी के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज काफी गिरता है और लोकसभा में तो भयानक तरीके से गिरता है। यहां तक कि 2019 में आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी लोकसभा में हो जाती है और कांग्रेस नंबर 2 पे होती 24.17% वोट के साथ। तो आम आदमी पार्टी के साथ एक दिक्कत यह है कि उसके वोटर की लॉयल्टी शिफ्टिंग लॉयल्टी है। वो केंद्र में नरेंद्र मोदी को वोट देती है और विधानसभा के अंदर केजरीवाल को वोट देती है। दिक्कत ये आ गई है कि जो सीएसडीएस का सर्वे कहता है कि इस बार 37% लोग ये चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने जब उनसे सवाल पूछा गया, और पार्टी का वोट प्रतिशत 43% आता है। इसका मतलब यह है कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब नेता की लोकप्रियता पार्टी की लोकप्रियता से थोड़ी कम दिखाई पड़ रही। अगर ये डेटा पॉइंट सही है तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए ही चिंता का सबब है और आम आदमी पार्टी के लिए भी चिंता का सबब। दूसरा, उनके जो 3 सबसे बड़े कोर वोटर थे मुस्लिम, दलित और महिलाएं। मैं समझा नहीं। मैं आशुतोष जी 1 मिनट रोकूंगा आपको। ये मैं समझा नहीं कि अरविंद केजरीवाल के लिए चिंता का सबब कैसे है। अगर पार्टी से ज्यादा लोग अरविंद केजरीवाल को पसंद कर रहे हैं, केजरीवाल भी तो यही चाहते हैं कि हम चेहरा हमारा रहे और इस चेहरे को पसंद कर रहे हैं। हाँ, समझा दीजिए मुझे। मैंने जो कहा कि सीएसडीएस के सर्वे में, जब पोस्ट पोल सर्वे में ये पूछा गया कि आप आम आदमी पार्टी की तरफ से किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, तो उसमें अरविंद केजरीवाल के पक्ष में 37% लोग थे और आम आददमी पार्टी के दूसरे नेता के तौर पर 4% था। अब ओरिजिनल अगर आप डेटा देखें जो जीत जो आम आदमी पार्टी को मिला वह 43.56% वोट मिला। तो अरविंद केजरीवाल को 37% लोग वोट मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं और 43.56% आम आदमी पार्टी को वोट मिल रहा। इससे एक इन्फ्रेंस निकल सकता है, ये गलत भी हो सकता है। मैं चूंकि डेटा का मसला है कि अरविंद केजरीवाल को कम लोग चाहते हैं और आम आदमी पार्टी को ज्यादा चाहते हैं। ये एक अपने आप में एनोमली दिख रही मुझे। इसमें महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि जैसे सीएसडीएस का डेटा जो 2020 का है उसमें 83% मुसलमान आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन 2025 में वो आंकड़ा घट के 60 या 61% के आसपास, यानी 20% का ड्रॉप होता है। दलितों में पिछली बार 69% लोगों ने वोट दिया था, इस बार वो घट के 56-57 के आसपास, यानी 10% से कम। बिल्कुल, ये बड़ा फैक्ट है कि दलित और मुसलमान जो कोर वोटर थे। हाँ, एक चीज बता दूं, जो महिलाओं के अंदर जो गैप था वो 25% का ड्रॉप था, यानी 35% महिलाएं बीजेपी को चाहती थी और 60% आम आदमी पार्टी को। इस बार सीएसडीएस का डेटा कहता है कि दोनों के बीच में गैप 25 से घट के 10% का हो गया, यानी महिलाओं में, दलितों में और मुसलमानों में जो उनका कोर वोटर है आम आदमी पार्टी का, उसमें ड्रॉप दिख रहा है और सब्सटेंशियल ड्रॉप है। बिल्कुल, अगर इसको रोकने की कोशिश, ऋतुराज जी, ये जो कोर वोटर है ये खिसक रहा है, जो डेटा बता रहा है, तो ये आप लोगों के लिए कितना बड़ा कंसर्न है ये? लक्ष्मण जी, जाहिर सी बात है, जो सीएसडीएस सर्वे की बात आशुतोष जी कर रहे थे, उसमें क्या ड्रॉप हुआ है, क्या बढ़ा है, क्या घटा है। आपने देखा होगा कि चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद
जितने भी विधायक थे जो जीते हैं उनके साथ भी बैठक अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। जो विधायक हारे हैं उनके साथ भी बैठक किया है। जिन पंजाब के एमएलएज की ड्यूटी थी दिल्ली के अंदर में, उनके साथ भी रिव्यू किया है। तो पार्टी जो है सो उसका सबका एनालिसिस कर रही हालांकि है, बैठक रिव्यू बड़ी कर रही छोटी है। रही। और हाँ। जाहिर सी बात है, देखिए, क्योंकि सभी विधायकों के साथ में उन्होंने अपना फीडबैक जो है सो संदीप पाठक जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ले लिया था सबसे, और 1 टू 1, और उसको कंपाइल करके फिर एक एड्रेस अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। और मैं आपसे फिर से एक बात कह रहा हूँ कि पूरी पार्टी इसकी जो है सो पूरा एनालिसिस कर रही है, कहाँ फायदा हुआ, कहाँ घाटा हुआ, कहाँ पर क्या कमी रही, क्या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट रहा। जाहिर सी बात है, ये इंटरनल असेसमेंट का विषय है और उस पर पार्टी कर रही है, और उसको जो भी होगा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट उसको ठीक किया जाएगा। लेकिन ये 5 साल तक आप सत्ता से बाहर रहेंगे तो अपने कैडर को बचा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये एग्जाम्पल आपने कांग्रेस के जमाने में देखा होगा, सत्ता से बाहर हुई, धीरे धीरे उसके वोट बैंक खिसकने शुरू हो गए, लोग खिसकने शुरू हो गए। देखिए लक्ष्मण जी, आम आदमी पार्टी एक अलग पार्टी है। यहाँ पर जो है सो लोग एक भावना के साथ जुड़े हैं, एक उम्मीद के साथ जुड़े हैं, एक इस विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं कि एक ऐसी पार्टी है जो कट्टर ईमानदार है और कट्टर देशभक्त है, जो इंसानियत को मानती है सबसे ऊपर और उसके लिए काम करती है, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रख करके काम करती है। तो एक विश्वास है। और एक पहली चुनाव सरकार है, खत्म हो गया है अब। एक पहली सरकार है जिसने शिक्षा और स्वास्थ्य का एक मॉडल देश के सामने में दिया, और एक कैसे जो है तो गरीब से गरीब की भलाई की जा सकती है उसका एक मॉडल दिया। तो कोई एक चुनाव में 2% वोट कम मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई खत्म हो गया और कोई खत्म हो गया और कोई वापसी नहीं कर सकता है, कि मॉडल है। और जाहिर सी बात है, चुनाव में कम और ज्यादा परफॉर्मेंस चलता है, लेकिन आप देखिएगा कि अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी है, हमारा इतिहास है, हमारा इतिहास उठाकर देख लीजिए कि हम लोग किस तरीके से बाउंस बैक करते हैं, और हम लोग इस बार भी बहुत मजबूती से बाउंस बैक करेंगे, आप देखिएगा। मजबूती से बाउंस बैक करेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद प्रधानमंत्री का भाषण जो बीजेपी के कार्यालय से उन्होंने दिया, उसके बाद एक तरफ यमुना की सफाई की रणनीति ब्लूप्रिंट अभी से बनना शुरू हो गया है, सरकार का गठन भी नहीं हुआ है, और दूसरा कि केजरीवाल के सहयोगियों पर भ्रष्टाचार या फिर जो भी आरोप लगते हैं उसके आरोप को शिकंजा और कसता जा रहा है। तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी को यहीं पे लाके छोड़ देगी भाजपा, या फिर सख्त और शिकंजा बढ़ेगा? देखिए लक्ष्मण जी, पहले दूसरे सवाल का जवाब हो जाए, क्योंकि एक ये भ्रम फैलाया जाता है कि आम आदमी पार्टी ने कोई चमत्कार किया, 10 साल में उसने ये कर दिया, कोई और पार्टी नहीं रही। 1985 में जब आसू, जो बाद में एजीपी बन गई, जीती थी ना, तो 92 उसके एमएलए जीत कर आए थे। सब यूनिवर्सिटी के, छात्र संघ के और जगह जगह के लड़के थे, नौजवान थे वो सब। बाद में क्या हुआ, पार्टी के अध्यक्ष बने, दूसरे कार्यकारी अध्यक्ष बने, फिर दोनों में झगड़ा हुआ, चरित्र का कई आरोप लगा, भ्रष्टाचार का कई आरोप लगा, फिर आपस में वो लड़ते रहे, फिर एक दूसरे को बाहर निकाल के पार्टी से कर दिया। अब ये अगर मैं असम गण परिषद का नाम लूं तो आम आदमी पार्टी का नाम लेते हुए कोई और यही स्क्रिप्ट लिख सकता है। अब सोचिए, जितने लोग उनके साथ थे, कौन बचा? कोई बचा नहीं। सबको एक एक करके, पहली ही जो मीटिंग थी उनकी, जैसे ही सत्ता मिली, सबको एनईसी में जवाब देना चाहते हैं आप? मैं पूरा कर लूं। लक्ष्मण जी, ठीक, हर्ष जी को पूरा कर लेंगे फिर आपके पास आऊंगा। हर्षवर्धन जी को पूरा कर लेंगे फिर आपके पास आऊंगा। बाहर निकलवा दिए थे, और उसके बाद आप आइए, स्वाति मालीवाल तो इन्हीं की राज्यसभा की सांसद है ना, उनको क्या किया? उनको अरविंद जी के उस जो शीश महल, जिसको लोग कहते हैं, अलग अलग कहते हैं, हालांकि जब बाद में वो 30 मिनट वाला वीडियो आया तो है तो बड़ा भव्य आलीशान है। ऐसा तो किसी का घर क्या होता होगा, बड़े लोगों का घर होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं, कारोबारी होते हैं। अब आप उसके अलावा देखिए तो इनके मंत्रियों पर कौन कौन से आरोप नहीं लगे। इनके मंत्री जेल में जा चुके हैं, एक दूसरे को बाहर निकालने की कौन सी घटनाएं नहीं हुई, क्या क्या आरोप एक दूसरे के ऊपर नहीं लगाए कि अरविंद ऐसा है, अरविंद ये करता है। अब ये सब मैं थोड़ी नहीं जानता हूं, मैं तो सिर्फ रामलीला मैदान वाला आंदोलन कवर किया था, मैं तो सिर्फ बवाना में जब इनको जेल ले जाया जाता तब मुझे लग रहा था एक चमत्कारी, क्रांतिकारी पार्टी है। लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कितने गंभीर बेईमानी के, भ्रष्टाचार के, हर तरह के आरोप लगे हुए हैं। तो साख शून्य मैंने यूं कहा था लक्ष्मण जी, ये समझिए। अब उसके आगे की बात, ये सारी प्रक्रिया कानूनी है। अब भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, उनकी लड़ाई तो अलग है, ये अब अदालत के दायरे में है सारी कानूनी। और सोचिए जरा, कौन नेता ऐसा होगा जो इतना बड़ा झूठ बोले, अफवाह फैलाए कि यमुना में जहर मिला दिया किसी ने, और हमने संघर्ष किया तो यमुना जी की जहर कम हो गया। ऐसे तो कोई सांप का जहर जो उतारने वाला होता है, वो भी ऐसे बढ़िया जहर नहीं उतारता होगा।
तो हमको तो लगता है कि कई चीजें हैं जिस पर चर्चा ये करनी कानूनी चाहिए। प्रक्रिया पार्टी से के आगे अंदर बढ़ कानूनी प्रक्रिया से आगे बढ़ के भी बातें रहेंगी, क्योंकि आप सीएजी की रिपोर्ट जब टेबल करेगा तो हंगामा तो कटेगा, हेडलाइन तो बनेगी, ये सब चीजें होंगी। लेकिन ऋतुराज जी कुछ बोलना चाहते हैं। ऋतुराज जी, हाँ ऋतुराज लक्ष्मण जी, छोटा सा रिप्लाई मैं करना चाहता हूँ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी पिछले 12 साल से लगातार एक ही एग्जाम्पल दे रहे, असम गण परिषद, असम गण परिषद, असम गण परिषद। पिछले 12 साल से मैं इनके मुंह से सुन रहा हूं। अब पिछले 12 साल का आप इतिहास भी सुन लीजिए। 2013 में अरविंद केजरीवाल जी ने सरकार बनाई, सरकार गिरी, इन्हीं के नेता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल खत्म हो गए। 2014 में लोकसभा के चुनाव हारे, इन्हीं के नेता ने कहा, अमित शाह ने, कि अरविंद केजरीवाल खत्म हो गए। 2015 में 67 सीट्स के साथ अरविंद केजरीवाल जी ऐसे मैंडेट के साथ आए जो मैंडेट आज तक भारत के इतिहास में किसी को नहीं मिला है। 2017 में जब हम पंजाब के चुनाव हारे, 22 सीटें आई, तो यही हर्षवर्धन त्रिपाठी और अमित शाह ने कहा था आम आदमी पार्टी खत्म हो गया। और 2022 के अंदर में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, भगवंत मान जी के नेतृत्व में पंजाब में लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ हम वापस आए। इसीलिए आम आदमी पार्टी है, इसको बार बार असम गण परिषद से आप तुलना करने की कोशिश मत करिए त्रिपाठी जी। आपके और आपके नेता अमित शाह जी से पूछेगा कि आम आदमी पार्टी जब भी है थोड़ा सा भी डाउन गई है, बाउंस बैक किया है अपने नेता अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर के। हम सब कार्यकर्ता, हमारे देश के करोड़ों लोग आम आदमी पार्टी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, एक उम्मीद देखते हैं, एक विचार देखते हैं। और पहली बार देश के अंदर में शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल देने का काम किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया, और 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी है। 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी है। हर्ष छोटे में जवाब दीजिएगा आप, चूंकि बाकी वक्ता भी उनके पास भी जाना है मुझे। मैं सिर्फ 2 लाइन बोल दूं। ये ठीक बात है कि आम आदमी पार्टी तो चढ़ी है भाई, हर जगह पहुंच के आई है। इसी पार्टी के ऊपर आरोप लगे थे, केपीएस गिल ने आरोप लगाया था कि खालिस्तानियों को जगह मिल गई जब से ये पार्टी आई है। किसी पार्टी पे ऐसे आरोप नहीं लगा। इसी पार्टी का ये संकट है ना। और मैं कह रहा हूं कि आज कहां खड़े हैं, आज इनके ऊपर शिक्षा मंत्री जो था, जो शराब मंत्री था, वो जेल गया, वो चलो मान लिया वेंडेटा था, जनता ने हरा दिया। जो स्वास्थ्य मंत्री था उसको जनता ने हरा दिया, जो कट्टर ईमानदार था उसको जनता ने हरा दिया। तो मॉडल तो ऐसे ही तय होता है ना। हम आज कहां खड़े इसकी बात करें। भाषण तो ठीक है, भाषण तो कर ही सकता है नेता। नहीं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मुझे बताइए, आप एक सेकंड हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप अपने पार्टी के नेताओं से पूछिए कि भाई 2.5 साल 3 साल से जो बार बार कर रहे हो, आज तक जो है सो केस तो चला नहीं पा रहे हो कोर्ट में। ऋतुराज जी, हर्षवर्धन जी किसी पार्टी के नहीं है, चला नहीं पा रहे हो। मेरी कोई पार्टी नहीं है, लेकिन आपकी समस्या जरूर है, क्योंकि आपने तो पत्रकारों का दुरुपयोग किया। आप पार्टी में इस तरह से बेचने खरीदने का काम करते रहे, इसलिए आपकी ये आदत है। हमें वो अच्छे से पता है। बिल्कुल, एक मिनट जरा आप दोनों लोग रुक जाइए। मेहर मिश्रा जी के पास चलता हूं। मेहर जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि जो भाजपा, एक मिनट जरा मैं आप लोग शांत हो जाइए, फिर आगे आऊंगा, फिर आऊंगा मैं। मेहर जी, मेरा सवाल आपसे है, आप लोग शांत हो जाइए। कितने बुद्धिजीवी, कितने वकील, कौन कौन काम करते हैं, कहिए सूची गिनाओ। कहाँ के अनुकंपा पर है त्रिपाठी जी, हमें अच्छे से पता है। कहाँ पर शाखा में जाते हैं ये भी नहीं, इस तरह के व्यक्तिगत टिप्पणी ना किया जाए। मेहर जी आपके पास आऊंगा। कोशिश करके देखें ना। मेहर जी, जिस तरीके से भाजपा की रणनीति रही है कि बहुत ही आक्रामक रहती है, चाहे जैसे कांग्रेस को देखिए, सत्ता में नहीं, कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक रहती है। कि मेरा सवाल आपसे मेहर जी ये है कि भले ही सत्ता में नहीं है आम आदमी पार्टी, लेकिन भाजपा तो आक्रामक रहेगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी की आपके हिसाब से रणनीति क्या होनी चाहिए कि जो अपनी शाख को वापस से पाए, भाजपा की आक्रामकता को भी सही से जवाब दे पाए? आपको क्या लगता है यहाँ पर रणनीति किस तरह की अपनानी चाहिए? देखिए, अभी तक मेरे हिसाब से तो लगता है कि अभी तक जिस अरविंद केजरीवाल को आपने दिल्ली तक कन्फाइन करके रखा था, अब उनके लिए पूरा देश खुल चुका है। आप वेट कीजिएगा, ओके, अरविंद केजरीवाल की सोच वहां जाती है जहां किसी की सोच पहुंचती नहीं है। अभी के पॉलिटिक्स में अगर एक आदमी जिसने लगातार 13 साल में राष्ट्रीय पार्टी खड़ी कर ली, 2 राज्यों सरकार बना ली, उसके दिमाग को कम आंकना थोड़ी सी ज्यादती होगी। आशु जी के शब्दों को मैं लेता हूं यहाँ पर। दूसरी बात, इनके सामने पूरा देश जैसे खुला है। पंजाब के बैठक को लेकर काफी चर्चा चली कि आया बुलाया, अचानक कैसी हड़बड़ी थी, क्या थी। अंदर खाने सूत्रों से यह थे कि भाई उनको निर्देश दिया गया कि आप जाइए, जो वादे जनता के बीच आपने किए उनको पूरा कीजिए। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को उलझा कर रखे हुए थे,
तो उनके लिए मुसीबतें बढ़ने वाली है मुझे लगता है। आयुष्मान योजना की बात भी होगी, महाराष्ट्र में जो योजनाएं बंद हो गई शिव थाली से लेकर उनका भी जिक्र चलेगा, बहुत सारी चीजें चलेंगी। इस देश के अंदर कुंभ का मामला भी अभी हाल में देखा, इतने करोड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, इतनी त्रासद मौतें हुई, इतनी बदइंतजामी रही, शोकेस करने में कोई कमी थोड़ी छोड़ी गई थी। ये सारे मुद्दे उठेंगे और इस मुद्दों के लिए मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी को भी एक पीआर मैकेनिज्म बहुत मजबूत तैयार करना पड़ेगा। और जो हारता है सेटबैक तो लगता ही है। आम आदमी पार्टी भी एक शौक में तो है ही, बड़े बड़े नेता हार गए भाई, अरविंद केजरीवाल हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, कैलाश से सौरभ हार गया, तो तमाम लोग ये लोग हार गए हैं, तो इनके लिए झटका तो है ही। हार की अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, सफलता ही एकमात्र कसौटी होती है। आप वो दौर भी याद कीजिए, घड़ी की सुइयों को ले जाइए आप इंडिया शाइनिंग के कैंपेन के समय में, कितना बड़ा गुब्बारा फूला था। अटल जी का दौर था, अटल जी एक जेन्युइन राजनय उनके अंदर जो क्या झलकता टपकता था, उनका एक भाषण देने की क्षमता, तमाम चीजें थी। और प्रमोद महाजन जैसे दक्ष किस्म के राजनेता उनकी एक कोठरी के हिस्सा हुआ करते थे। उस दौर में भी जब कैंपेन ध्वस्त हो गया, सब कुछ हो गया, और पिछले चुनाव को याद की 24 का, तो एक बनाया गया आपकी बार 400 पार, तो माहौल बनाने में भारतीय जनता पार्टी कोई सानी नहीं है। लेकिन क्या वो जादू कायम रहा? पिछले नतीजों ने जाहिर कर दिया। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एक आध डिबेकल पे आप खारिज नहीं कर सकते, वो अति उत्साह होता है, उसको अति उत्साह खारिज नहीं कर सकते, अति उत्साह होता है। आशुतोष जी, मैं एक सवाल और आपसे पूछूंगा कि जो पंजाब को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि पंजाब में कई बीच में खबरें ये भी चलने लगी कि मध्यावधि चुनाव हो जाएंगे, पंजाब सरकार बहुत स्टेबल नहीं रहेगी, भगवंत मान का कुछ ये नहीं लग रहा है, ये सब चिंताएं कितनी जायज है या फिर वैसा हवा हवाई है? देखिए लक्ष्मण जी, मुझे लगता है कि एक थोड़ी सी गलती अरविंद केजरीवाल से जरूर हुई है कि दिल्ली के नतीजे आने में 48 घंटे भी नहीं हुए और आपने पंजाब के सारे 92 विधायकों को आपने दिल्ली बुला लिया। देखिए, पंजाब का मिजाज बहुत अलग तरीके का मिजाज है। पंजाब राजा रणजीत सिंह के समय से ही वो लगातार दिल्ली तक से लड़ते रहे हैं। इसलिए अगर ये संदेश अगर पंजाब में जाएगा या पंजाब के लोगों ने ये संदेश अगर ग्रहण किया कि दरअसल दिल्ली पंजाब को चलाने की कोशिश कर रही है या दिल्ली से पंजाब को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है, तो इससे अरविंद माफ करिएगा बैकफायर करेगा और साथ ही साथ भगवंत मान की जो साख है उस पर भी गहरे असर पड़ेंगे। और भगवंत मान बहुत ही पॉपुलर नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने इस मौके को बखूबी उठाया और इसका फायदा लेने की कोशिश की। उन्होंने फौरन ये कहा कि 32 विधायक जो है वो कांग्रेस के टच में है, और बीजेपी की तरफ से कहा गया कि दरअसल अरविंद केजरीवाल बिना सत्ता के रह नहीं सकते, अब वो दिल्ली हार गए तो अब वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इन दोनों तर्कों में मुझे कोई दम नजर नहीं आता। ना तो अरविंद केजरीवाल इस तरीके के नेता हैं कि वो फौरन ऐसी गलती करेंगे कि वो पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, और ना ही आम आदमी पार्टी के अंदर फिलहाल 32 ऐसे विधायक हैं जो कांग्रेस से जुड़ना चाहेंगे। हाँ, कुछ विधायकों की नाराजगी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो हर पार्टी के अंदर होता है, वो नाराजगी होगी। लेकिन पंजाब की यूनिट को और पंजाब की सरकार को अगर अरविंद केजरीवाल उस तरीके चलाने की कोशिश करेंगे जैसे उन्होंने दिल्ली को चलाया, तो फिर दिक्कतें भी पैदा होंगी। ये बात बिल्कुल मत भूलिएगा, हमें हमारे दर्शकों की बात याद रखनी चाहिए। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, पंजाब नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही संवेदनशील स्टेट है। पंजाब में धर्म और राजनीति बहुत कायदे से मिली हुई है और पंजाब हमेशा दिल्ली से लड़ता रहा है। ये उसका अतीत रहा है, आजादी के पहले से और बाद में भी। इसलिए बहुत सेंसिटिवली पंजाब को हैंडल करने की जरूरत है। वहां जल्दबाजी, डेस्परेशन और ओवरटली कोई काम करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये आपने सही कहा। तो इस पे हम लोग आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन एक और मुद्दा उठता है, वो ये है कि विचारधारा। कुछ भी आप कह लें तो भाजपा ने अपनी एक विचारधारा बनाई है, कांग्रेस पार्टी की अपनी एक विचारधारा है, आम आदमी पार्टी विचारधारा की बजाय मुद्दों को काफ़ी ज़्यादा उठा करके इस स्तर तक पहुंची है। तो ये एक क्या कमजोरी के तौर पर देखा जाए या आम आदमी पार्टी की मजबूती है? इस पर चर्चा करेंगे अभय दुबे जी के साथ, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हार के बाद क्या पार्टी पर अस्तित्व का संकट गहरा गया है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभय दुबे जी, आपके पास मैं आऊंगा। हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है, हालांकि विचारधारा से थोड़ी बहुत डिविएशन हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, लेकिन विचारधारा कैडर को, जनता को जोड़ने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र का काम करती है। आम आदमी पार्टी में क्या आपके हिसाब से विचारधारा की कमी है, और अगर है तो इससे कैसे लड़ेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, विचारधारा के प्रश्न पर आम आदमी पार्टी का एक खास किरदार है। हम लोग समाज विज्ञान में इस पार्टी को पोस्ट आइडियोलॉजिकल पार्टी मानते हैं, और आप खुद ही कह चुके हैं कि हर पार्टी राजनीति में सफलता पाने के लिए किसी न किसी रूप में विचारधारा से हटती है, कभी ज्यादा कभी कम। भारतीय जनता पार्टी भी हट चुकी है, अपने प्रमुख विचारधारात्मक मुद्दों को ताक पे पीछे रखकर ही वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ बना पाई थी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के जमाने में, और लंबे अरसे तक उसने अपने उन विचारधारा मुद्दों को छुआ नहीं। तो सभी लोग विचारधारा हटते हैं, और आम आदमी पार्टी की ऐसी कोई सुनिश्चित विचारधारा नहीं है जो आमतौर पर अन्य पार्टियां दावा करती हैं। खास बात इस पार्टी की यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जब वोटों की गोलबंदी करने का फैसला किया, यानी जब राजनीतिक दल बनाया, तो उन्होंने एक वेलफेयर मॉडल अपना गढ़ा। एक खास तक इस वेलफेयर मॉडल में ये वेलफेयर मॉडल काफी गरीब आदमी के पक्ष में, निम्न मध्यम वर्ग के पक्ष में, और मध्य वर्ग का जो निचला हिस्सा था उसके पक्ष में ये मॉडल झुका हुआ था। इस मॉडल की ये खास बात थी। अब प्रश्न इस बात का उठता है कि क्या ये लोग जो इस मॉडल से आम आदमी पार्टी का जनाधार बने, आम आदमी पार्टी उसके साथ जुड़ी रहेगी, उसको अपनी ओर, उसके मन में अपने लिए हमदर्दी लगातार वो बनाए रखेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने देख लिया है कि दिल्ली के जो खुशहाल लोग हैं, यानी जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं, वेतन भोगी हैं। देखिए, भारत में एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है। उस सर्वे के हिसाब से पूरे भारत में हर 100 व्यक्ति में 22 लोग वेतन भोगी हैं, लेकिन दिल्ली की खास बात यह है, दिल्ली में हर 100 लोगों में 56 लोग वेतन भोगी हैं। इसमें आप पेंशन याफ्ता लोगों को और जोड़ दें तो वो उनकी और संख्या और भी बढ़ जाती है। उन लोगों ने जो विधानसभा के चुनाव में उनका एक बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी के साथ आता था, वो उनके साथ नहीं आया। इसकी वजह से इनके वोटों में गिरावट आई। अगर इस वोटों की गिरावट को आम आदमी पार्टी 3 या 4% भी रोक लेती तो अभी चुनावी नतीजा और भी ज्यादा नजदीक होता। तो उनके पास पर्याप्त सामग्री है, लेकिन उन्हें वापसी करने में 2 वर्ष कम से कम लगेंगे। वापसी करने की पर्याप्त सामग्री है। लेकिन जिस आपने कल्याणकारी योजनाओं की बात की, या फिर कल्याणकारी स्टेप्स जो इनको एक बड़ा वोट बैंक दिया, उस पर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। ऋतुराज झा, आपसे मैं इस पर कमेंट लूंगा कि पूरी बात नहीं हो पाई। आज ही ये कहा है। अच्छा, बोलिए। सॉरी, बोलिए। मेरा कहना है कि इनको 2 वर्ष अभी वापसी करने में लगेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और इसमें यह भी देखना होगा कोई अनहोनी ना हो जाए। ऐसे मान लीजिए इनके ऊपर मुकदमे चलेंगे, उन मुकदमों में जीतना भी होगा इनको। अगर उन मुकदमों में किसी को सजा हो गई या कुछ और इस तरह का हो गया तो उनकी वापसी को और भी बड़ा झटका लगेगा। लेकिन उनके पास वापसी करने की पर्याप्त सामग्री है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वापसी कर भी सकते हैं। बिल्कुल, वापसी कर भी सकते हैं, लेकिन एक उम्मीद जगा रहे हैं अभय दुबे जी। ऋतुराज जी, मैं अभय दुबे जी की एक बात को आगे बढ़ा रहा हूं, जो इन्होंने कहा कि कल्याणकारी कदमों के जरिए इन्होंने एक बड़ा वोट बैंक अपना जुटाया था, उसको वापस से लाना एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी बात यह है कि जिस कल्याणकारी योजनाओं, या फिर ये कहें कि जिस फ्रीबीज के जनक माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल, उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही तीखा हमला किया है इसके ऊपर। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि दुर्भाग्य की बात है कि मुफ्त में मिलने वाली चीज़ों के कारण लोग काम करने से बचने लगे हैं। उन्हें मुफ्त में राशन मिल रहा है, उन्हें बिना कुछ काम के ही पैसे मिल रहे हैं। तो जो मुफ्त की बिजली, मुफ्त की पानी, मुफ्त में ये दे देंगे, वो दे देंगे, उसके खिलाफ एक बड़ा कह सकते हैं कि एक सेंटिमेंट क्रिएट हो रहा है कि ठीक है, दीजिए, तब तक दीजिए जब तक कि आप उसको मुख्य धारा में नहीं जोड़ पाते हैं। मुख्य धारा में ले आइए, कब तक ये मुफ्त की चीज़ें देते रहेंगे? तो ये जो मुफ्त वाली पॉलिटिक्स थी, खासतौर से आम आदमी पार्टी की जो नींव थी पॉलिटिक्स की, वो नींव ही हिलती दिख रही है। लक्ष्मण जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने देखा होगा जितनी भी हमारी जिसको ये इन्होंने कहा जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उस सब पे कैप लगाया गया था ताकि जो वो वर्ग है उस तक वो बेनिफिट पहुंच सके। आपने देखा बिजली की बात करी गई तो 200 यूनिट तक फ्री बिजली, 400 यूनिट तक बिजली हाफ, ताकि जो सेगमेंट है उसको वो बेनिफिट मिल सके। जो बेचारा 10,000 रुपया महीना कमाता है वो बिजली का बिल नहीं भर सकता था, है ना।
तो सरकारी स्कूलों को जो है सो अच्छे किए गए, ताकि गरीब से गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। जब तक सबको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज तक दुनिया में एक भी ऐसा देश आप बता दीजिए जिसने शिक्षा और स्वास्थ्य पे निवेश नहीं किया हो और वो विकसित हो गया हो। जहां एक तरफ हमारी सरकार 25% खर्च कर रही थी, वहीं पर आपने केंद्रीय बजट को देखा कि 2% भी नहीं है। टोटल शिक्षा, स्वास्थ्य और एग्रीकल्चर को मिलाकर के भी 5% बजट ये लोग निवेश नहीं कर रहे हैं, और ये बात कर रहे हैं विश्व गुरु बनने का, विकसित भारत बनाने का। तो देखिए, कहने में और करने में फर्क होता है। जब आप चीजों का विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, डीप एनालिसिस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि गवर्नेंस का मॉडल केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस से बेहतर नहीं हो सकता है। बाकी आप जो है सो गंदी राजनीति कर सकते हैं, जेल भेज सकते हैं, कीचड़ उछाल सकते हैं, झूठे मुकदमे लगा सकते हैं, काम रोक सकते हैं, वोटर लिस्ट में नाम कटवा सकते हैं। नहीं, फर्जी वोट जो जुड़वा सकते हैं, जो सवाल मैंने एजेंसी पूछा सर्विसेज कर ऋतुराज जी, सकते हैं, जो सब कर सकते हैं आप। ऋतुराज जी, अब तो चुनाव खत्म हो गया, अब ये सब फिर जब चुनाव आएगा तो 1 महीने पहले ये सारी बातें की जाएंगी, आप भी उठाइएगा इस मुद्दे को। लेकिन मुद्दा है कि जिस फ्रीबीज के सहारे चल रही थी आम आदमी पार्टी, उसको तो बहुत लंबे समय तक फॉरएवर तो आप चला सकते नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये तो अस्थायी व्यवस्था होती है। लक्ष्मण जी, मुझे एक चीज बताइए, दिल्ली के अंदर में 18 लाख बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या उनके स्कूल को अच्छा करना फ्रीबीज कहलाएगा? क्या मुझे एक चीज बताइए कि मोहल्ला क्लिनिक में गरीब आदमी को दवाई मिले, अस्पताल में अच्छा इलाज हो, क्या इसको आप फ्रीबीज कहोगे? और उसके बाद बिजली और पानी और महिलाओं के लिए बसेस, क्या आपको पता है दिल्ली में जो महिलाएं बस सर्विस का इस्तेमाल करती हैं, उससे आपको पता है दिल्ली के इकोनॉमी में फर्क क्या पड़ा है? आपको पता है वर्क फोर्स बढ़ा है। और जब सरकार की योजनाओं से 10,000 रुपया महीना प्रत्येक महीना अगर एक परिवार को बेनिफिट होता है, तो एक परिवार की बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है। लोकल इकोनॉमी में इसको रिवॉल्विंग इकोनॉमी कहते हैं, और इससे जो फायदा होता है, जिसकी वजह से पूरे देश में आपको पता है सबसे कम महंगाई दर दिल्ली की है। तो आप चाहते हैं कि, नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। मैं तो आप चाहते हैं कि ये मुफ्त की बिजली, मुफ्त की पानी, मुफ्त का सफर और 2200 रुपये हर महीने हमेशा के लिए देते रहना चाहिए, इसमें किसी भी तरह की कटौती बंद करने की जरूरत नहीं है, मुख्य धारा में लाने की जरूरत नहीं है, उनको हमेशा ही रहने दिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या हर्ज है इसमें? हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या ठीक है, एक मिनट बाकी लोगों को बोलने देते हैं। ऋतुराज जी, लक्ष्मण सुनिए, नहीं, सरकार चुनती है, जनता तो कई बार क्षणिक लाभ के लिए देख लेती है। सरकार की जिम्मेदारी ये तो नहीं है कि सरकार की जिम्मेदारी तो ये तो नहीं है ना कि भरे पूरे खजाने को फिस्कल डेफिसिट में लेके चले जाएं, ये तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती। आखिर पैसा तो जनता का ही है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, लक्ष्मण जी देखिए, है क्या ना, आप बजट देख लीजिए। ऋतुराज जी, बजट देख लीजिए। लक्ष्मण जी शांत कराइए, चुनाव अभियान खत्म हो चुका है, कोई लाभ नहीं। शांत होगा, ठीक है, पार्टी के प्रवक्ता, बोलना तो पड़ेगा कुछ उनको। हाँ, लेकिन बीच में बोलना अभद्रता होती है, वो आदत नहीं रहनी चाहिए। देखिए, मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि जिस दिल्ली को लोग चमकती सड़कें, चमकते फ्लाईओवर, बढ़िया सुविधा के लिए जानते थे, उस दिल्ली में क्या हो गया? डिवाइडर तक कलर नहीं हो पाया। और एक मुख्यमंत्री कुछ समय के लिए जेल जाता है तो बाहर निकल के कहना पड़ता है कि अब हम सब ठीक करेंगे। अब रोड रोलर अरविंद केजरीवाल और आतिशी जी को चलाना पड़ता है, ये तो हमको नहीं पता था। कमाल की बात यह है कि वही मुख्यमंत्री अपने घर में कोविड में भी सब काम करा लेता है, उतने में तो पता नहीं कितना हो जाता। मूल बात क्या है? आपने आय का कोई साधन तैयार नहीं किया, जो आ रहा था उसी में आपने कहा कि हम रेवड़ी बांट रहे हैं। पंजाब में आपने 1000 रुपए कह के नहीं दिया आज तक, अब कह रहे हैं कि हम देंगे। तो जब ऐसी बेईमानी कोई पार्टी करती है, इस तरह की बेईमानी जनता को कब तक बर्दाश्त होगी? किसको अच्छा स्कूल पसंद नहीं है? हम लोग भी बड़ी प्रशंसा करते थे, मनीष सिसोदिया के लिए बड़ा अच्छा लिखा। पता चला बाद में कि भैया कुछ जगह करके ये तो पूरा का पूरा मॉडल ही विचित्र है, जो वॉशिंगटन टाइम पोस्ट और अल जजीरा और जाने कहां छपवाया, वही क्लासरूम लोगों को प्लांटेड उस तरह से सब स्टोरी चलाई गई। तो कहीं जाकर जब जनता को दिखने लगता है कि 9th में फेल करके और 10th का रिजल्ट आप ठीक करते हो, फ्रॉड एजुकेशन मॉडल है। जब जनता को दिखता है कि आप कह रहे हो कि हम ये सब करेंगे लेकिन वो कर नहीं पाते, उसके बाद आप कहते हो कि हम यमुना साफ नहीं कर पाए। हर साल जो व्यक्ति कहता हो कि हम अगले साल साफ कर देंगे, कहता हो कि 25 में हम वोट मांगने नहीं आएंगे, अगर आप उनके वादों पर भरोसा कर रहे हैं, और मैं फिर कह रहा हूं, ये मॉडल कहीं चलता तो कर्नाटक में मेट्रो का किराया नहीं बढ़ाना पड़ता, बेंगलुरु में। अगर ये मॉडल चलता तो शक्ति स्कीम की समीक्षा के समय
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनको न कहना पड़ता कि भैया जितना कर सकते हो वही करो। और इससे ऐसा नहीं कि एक पार्टी, भाजपा भी इसमें शामिल है, कांग्रेस भी इसमें शामिल है, आम आदमी पार्टी तो यही करती है, इसके अलावा और कुछ करती नहीं। तो सवाल यह है कि आपके पास जब तक इनकम नहीं आएगी तब तक आप कैसे समाज कल्याण करोगे? भाई हम तो कह रहे हैं बड़ी अच्छी सरकार हो, खूब पैसा आए। आशुतोष जी समय कम है, अपना कमेंट, आपका कमेंट इस मुद्दे पे। ऋतुराज जी आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा सा आशुतोष जी भी उनका भी कमेंट लेता, फिर आपके पास आऊंगा अंत में। आप बिल्कुल एक आशुतोष जी का कमेंट ले लेता हूं। हाँ, एक लाइन ज्यादा नहीं प्लीज, समय कम है। बिना सरकार के इनकम के ही 28,000 करोड़ से 76,000 करोड़ हो गया क्या? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर गलत फैक्ट्स नहीं रखने चाहिए। चलिए, रेवेन्यू डेफिसिट में सरकार आप लेकर ले गए, कर्ज बढ़ाने की किया गई, नेशनल स्मॉल सेविंग से कर्जा आपने मांग लिया, सरकार के पास धन है नहीं, और सरकार के मुख्यमंत्री वो नीली वैगनआर से एसयूवी में घूमने लगे। ये भी तो मॉडल बढ़िया है ना, मॉडल तो अच्छा है। जो मुद्दा मैंने उठाया था कि ये फ्रीबीज की पॉलिटिक्स बहुत लंबे समय तक चलेगी नहीं, क्योंकि अब जिस तरीके का माहौल बन रहा है और इतना भी खजाना नहीं होता है जब तक कि आप इनकम रिसोर्सेज ना जुटाएं, तो अब आम आदमी पार्टी को एक दूसरे बेस को भी तैयार करना होगा। देखिए, मैं किसी भी तरीके के फ्रीबीज के खिलाफ हूं, किसी भी तरीके के फ्रीबीज के खिलाफ हूं। जो बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि पैरासाइट्स पैदा कर रहे हैं, मैं पिछले 7-8 महीनों से लगातार ये कर रहा हूं कि ये फ्रीबीज जो है ये भारत के पुरुषार्थ को कम कर रहे हैं। आप किसी भी आदमी को अगर मुफ्त में खाना खिलाएंगे तो वो काम क्यों करेगा? तो इकोनॉमी में डायनेमिज्म लाने की जरूरत है। डायनेमिज्म लाने की जगह चुनाव जीतने के लिए जो घूसखोरी की आदत, मुफ्तखोरी की आदत जो लगाई जा रही है, इसको मैं गलत मानता हूं और इसकी निंदा होनी चाहिए। अच्छा क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर टिप्पणी की, लेकिन एक चीज में फर्क है। फर्क यह है कि आम आदमी पार्टी ने जो शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में जो पहल की है वो स्वागत योग्य कदम था, लेकिन बिजली पानी मुफ्त करने का, महिलाओं को फ्री में बस राइड दिलाने का और चुनाव के बाद 2100 रुपए देने का, 2500 रुपए देने का, ये सब फालतू की स्कीमें हैं। ये सब सिर्फ चुनाव में वोट खरीदने के लिए घुसखोरी की कोशिश, इसके अलावा कुछ नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, हम समय कम है इसलिए आपको बीच में रोक रहा हूं। आशुतोष जी, मेहर मिश्रा जी 30 सेकंड में कमेंट दीजिए, फिर क्लोजिंग कमेंट मैं लूंगा ऋतुराज जी से। मेहर मिश्रा जी, बस एक फ्रेज कहूंगा, हु विल बिल्ड द कैट, बिल्ली गले में घंटी कौन बांधेगा। बीजेपी के सामने अवसर था, कांग्रेस के सामने अवसर था, पर जिस चीज के लिए पानी पी पी कर आम आदमी पार्टी कोसते रहे, अल्टीमेटली पूरा का पूरा एजेंडा उन्होंने आम आदमी पार्टी का चुरा लिया और उनसे ज्यादा करके दिया। तो मुझे तो ये कल्चर खत्म होता दिखता नहीं है। जिन लोगों को नजीर पेश करना चाहिए था, आज वो खुद सवाल उठा रहे हैं, आज खुद सवालों के कटघरे में है। बिल्कुल, यहाँ पे आखिरी बात जो कहना चाहते हैं ऋतुराज जी बोल लीजिए, फिर शो को हम समाप्त करते हैं। लक्ष्मण जी, मैं एक ही बात कहूंगा कि आम आदमी पार्टी अपने एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट पे बेहतरीन तरीके से विश्लेषण कर रही है, और जो भी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट विश्लेषण में निकलेगा उस पर काम करेंगे, और आप देखिएगा बहुत मजबूती से हम लोग वापसी करेंगे। बिल्कुल, हमारे शो का मकसद भी यही था कि हम लोग की बातचीत के जरिए कुछ ऐसे तथ्य निकाले जिसके आगे चल करके आम आदमी पार्टी उसको अपनाए। चूंकि आम आदमी पार्टी जब पार्टी के तौर पर आई थी तो बहुत उम्मीद जगी थी कि ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स की बात हुई थी, एक नए विचारधारा की बात हुई थी, एक नए राजनीति की बात हुई थी, लेकिन वो धूमिल होता दिखा तो कई लोगों को निराशा भी हाथ लगी थी। तो आप सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। तो आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।